वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम वक्फे से पहले क्लोनिंग के ऊपर बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं और ये शरई तौर पर हमारे लिए जायज़ भी है या नहीं है। इस पर डॉक्टर साहब ने डिटेल से हमें बयान किया। आइए नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम मुर्दा इंसान से भी क्लोनिंग का कोई प्रोसीजर कर सकते हैं? देखिए, इसमें यह है कि मुर्दा इंसान आम तौर पे उसमें जो जेनेटिक उसका जो होता है ना, वो सेल्स क्योंकि डाई कर जाते हैं। ठीक है। तो सेल्स जब डाई करते हैं तो आमतौर पे डीएनए की स्ट्रक्चर भी वो डाई कर जाती है। लिहाजा हमारे इसमें लेना लिविंग सेल ज़रूरी है कि सेल जो लिया जाए वो खुद लिविंग हो, डीएनए की स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स हैं उसमें वो डीनेचुरलाइज ना हो। हाँ, अलबत्ता इस पर कुछ थ्योरीज हैं, जैसे आपने जुरासिक पार्क फिल्म देखी कि उसमें वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गन मिसाल के तौर पे बहुत अर्सा पहले अचानक बर्फ़ के इतनी ज़्यादा सर्दी में चला गया कि उसके जो है सारा कुछ वो फ्रीज हो गया वहीं, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है जीन्स पे वो साथ फ्रोजन है। एकदम से आपने ठंडा कर दिया, उसकी डेथ तो हुई लेकिन उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई। अब वो अगर उस हालत में मिल जाता है, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे दुनिया में जो है बर्फानी ज़माने गुजरे हैं, आइस एजेस जिसे कहते हैं। आइस एजेस में क्या होता था, ड्यू टू सम रीज़न, डिफरेंट रीज़न, अचानक जैसे दुनिया के किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है अचानक, और उसकी वजह से वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस ठंड में आके बिल्कुल आप कह लें कि फ्रीज हो जाते हैं। तो उनकी जो डिटेल और स्ट्रक्चर है वो ज़ाया नहीं होती। जब वो फ्रोज़न होते हैं तो डिसइंटीग्रेट नहीं होते। और ऐसा अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन ऑफ जीन्स आपको, क्योंकि वो सारे सीक्वेंस मिल गए जिसमें वो है, तो अब ये भी मुमकिन है कि अगर आप देखें ना, अगर हम न्यूक्लियोटाइड को देखें तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली राइबोक्सी है। तो इसके अंदर क्या है कि एक सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो वो बने किससे हैं, वही नाइट्रोजन कार्बन से। अब वो डिटेल्स भी हमें पता है, तो ये पॉसिबल है कि हम न्यूक्लियोटाइड जो है उसके सीक्वेंस भी अपनी मर्जी से कर लें। और अगर उसके सीक्वेंस मर्जी कर देते हैं, उसका हम एक पूरा एक क्रोमोसोम टाइप स्ट्रक्चर तैयार करने की तरफ जाते हैं, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपने इंफॉर्मेशन वहाँ से ली और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक डीएनए बना दिया और उस डीएनए को आपने यूज़ किया। अब वो यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके डिफरेंट तरीके हैं कि वो किस तरह से एक नॉर्मल सेल में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके लिए वेक्टर यूज़ होते हैं। वेक्टर बाज का तो वायरस होता है, तो आपको पता है ना हमारे जिसमें वायरस चले जाते हैं। अब ये कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो वो ऐसे वायरस, इनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस होते हैं जो इंसान के अंदर चले जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं, और वो उसके न्यूक्लियस तक हम उस पर जानबूझ के वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं। जैसे आपने ज़ुकाम या वायरस इन्फ्लुएंजा का है, फ्लू का है, उसमें आपने रख दिया, अब उसने जिस्म के सेल्स को मुतासिर किया। जो इन्फ्लुएंजा के सेल है वो खुद तो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ह्यूमन सेल तक पहुँच गई। ठीक है, तो इस प्रोसीजर से आप वो कर लेते हैं, आप वहाँ वो चीज़ें पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना, इसमें मुमकिन है कि आप अब ऐसे अगर इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल मिल जाए, तो आज जो है वो स्टडी इस लेवल पे पहुँच चुकी है। आपने पूरे का पूरा डीएनए कोड जो है आप उसको डीकोड कर चुके हैं। आपको पता है कि ह्यूमन सेल्स के कौन कौन सा जगह पे कौन सा डीएनए लगा हुआ है, और आप उस न्यूक्लियोटाइड के एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी काफ़ी वाकिफ़ हैं। तो अगर ये सारा कुछ मुमकिन है तो एक डीएनए को बनाना जो है, उस इंफॉर्मेशन को आपने कॉपी करना है ना, तो उसको आपने कॉपी कर लिया। आप उसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जिसमें वो ग्रो कर सकता है और आप उसे कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर द पॉसिबिलिटी इज़ वेरी, वो जो जुरासिक पार्क कह रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अभी यानी कि कोई इतना बहुत सक्सेसफुली नहीं हुआ, लेकिन ये है। लेकिन हम ये कहें कि हम मुर्दा जानवरों में से सेल लेके तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुर्दा सेल जो डिसइंटीग्रेट कर गया है, जो ख़राब हो गया है, उसमें से शायद ना दे सके। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें, आप जिसकी क्लोनिंग कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट आपने प्रोड्यूस तो किया ना, उसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ मौजूद होंगी जो कि ओरिजिनल एलिमेंट के अंदर है, यानी जो ओरिजिनल इंसान या ह्यूमन या ऑर्गन में जो थी, भी है, हाँ ऑर्गेनिज्म में थी। अच्छा नहीं, ये ऐसे ही है जैसे ट्विन्स होते हैं। ट्विन्स आमतौर पे आप समझ लें कि आइडेंटिकल कॉपी होते हैं एक दूसरे की, क्योंकि उसमें जो पहला सेल डिवाइड करता है ना, उसकी 2 कॉपीज निकलती हैं और वो अलग-अलग
उसमें ठीक है, एम्ब्रियो, लिहाजा शुरू की सारी इंफॉर्मेशन दोनों में गई है। अच्छा, अब लेकिन आप गौर करें कि माँ के पेट में 2 एम्ब्रियोज हैं। एग्जैक्टली। अब ये पॉसिबल ही नहीं कि एग्जैक्ट एक जैसी खुराक दोनों को मिले। किसी को 99% एक चीज मिल रही है, किसी को 100%, किसी को 100 से 1% ज्यादा। लिहाजा इसलिए देखा कि ट्विंस 100% आइडेंटिकल नहीं होते। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक है नेचर, एक है नर्चर। नेचर हम कहते हैं कि हमने नेचर तो सेम रख ली, एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन। नर्चर यह है कि जिस माहौल में वो ग्रो कर रहा है उसके भी तो असरात होने हैं ना। पहले तो माँ के पेट में दोनों में बच्चों में से कितना किसने क्या लिया, फिर उनकी पोजीशन किस जगह पे थी, क्या किसी जगह पे बच्चे पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, किसी पे कम प्रेशर पड़ रहा है। एग्जैक्टली। इसके इफेक्ट्स भी आएंगे। और अगर एक बच्चा को ज्यादा कुछ चीजें मिल रही हैं तो उसके और उसके फिजिक में हल्का सा फर्क आ सकता है, सही, डिस्पाइट के उसके अंदर इंफॉर्मेशन बाहर एक जैसी जा रही है। अब जब बच्चा दुनिया में आता है तो यही फिर वाकयात होते हैं कि जब वो ग्रो करता है तो जो नेचर है वो उसको किस तरह स्टिमुलस करती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे को हमने कभी सर्दी में लेके नहीं गए तो उसके सर्दी सहने की जो सलाहियत है वो कम हो गई। इसी तरह जो एक्सप्रेशन होता है कि चेहरा मिलता है, अक्सर में देखा ट्विंस का चेहरे मिलते हैं लेकिन एग्जैक्ट एक नहीं होते। अगर आप 4-5 दफ़ा जो ट्विंस से मिले, पहली दफ़ा आप धोखा खा जाते हैं, दूसरी दफ़ा खाते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा मिले तो आप फिर डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं कि ये वो नहीं है, ये वो है। पेरेंट्स को पता लग जाता है ना? चल जाता है। वो इसलिए चल जाता है कि वो जो ग्रोथ है, नर्चर है, उसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं और उनके एटीट्यूड डिफरेंट हैं, वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं लेकिन वो आइडेंटिकल चीज़ों का आगे जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट हो जाता है। किस तरह के एनवायरनमेंट मिला है। देखिए ना, 2 बच्चे खड़े हैं, एक बच्चे को आपने एक स्कूल में दाखिल करा दिया, दूसरे में दूसरे को। एक स्कूल का एनवायरनमेंट बड़ा फ्रेंडली है, दूसरा स्कूल बड़ा सख्त है। अब ये इफेक्ट्स उसके बच्चे के साइकोलॉजिकल जहन पे जाएंगे और उसके बिहेवियर में फ़र्क पड़ेगा। एक बच्चे को आप दौड़ना सिखा रहे हैं तेज़, दूसरे को नहीं सिखा रहे, उसके मसल्स डिफरेंट ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है ना, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, हम बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी तो क्लोनिंग हम कह रहे हैं कि वो ठीक है, मसलन जैसे एनिमल्स की हाँ, तो क्लोनिंग की जाती है। इवन टेक्नोलॉजी की वजह से हमने इतनी तरक्की कर ली है कि शायद हम ज़्यादा प्रोडक्शन भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब ह्यूमन पर आते हैं, इंसानों पर आते हैं, तो हम इखलाकी तौर पर इसे बुरा मान रहे होते हैं। चीज़ तो सेम है। वो ये है ना कि जो सोशल प्रॉब्लम्स ह्यूमन की मुआशरे की है ना, वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी छोटे लेवल पे नहीं है। मिसाल के तौर पे बैक्टीरियल कम्युनिटी ऐसा नहीं कोई रिश्ता लेने जा रहे हैं किसी का। ठीक है। अब आप फर्ज करें आप अपनी बेटी के लिए कोई आपको कोई रिश्ता किसी का आता है घर में, तो वो जब पता चलता है कि आप उसके ख़ानदान पूछते हैं तो पता चलता है कि ये जो बच्चा है ये क्लोन है। ओके। अब आप सोचते हैं कि ये बच्चा क्लोन है तो ये कॉपी किसकी है। अब वो सोशल प्रॉब्लम जो है ना वो आना शुरू हो गए। दूसरा ये है कि अगर क्लोनिंग को फ़र्ज़ करें हम जेनेटिकली भी जैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, अब इसमें एक यहाँ की हद तक तो बहुत अच्छा है कि थेरापेटिक या जेनेटिक करें कि हम उसको ऐसे जो मेडिकल में है कि भी जो डिज़ीज़ है उसको दूर करें इसके ज़रिए। लेकिन इससे आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखा था, आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट मुल्कों की कोशिश है कि वो ऐसे सोल्जर्स तैयार करें जो फिज़िकली बहुत फिट हों, उनके अंदर डिजीज़ ना हो। वो इसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है। उनके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाए। अब आपका फ़र्ज़ करें आप फौज में ही हैं, हाँ। आप जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हैं, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो आपसे कहीं तेज़ भाग सकता है। ओके। वो आपसे कहीं ज़्यादा वजन उठा सकता है, तो ही विल बी लाइक अ सुपीरियर पर्सन देयर एज कम्पेयर टू यू। ठीक। बिकॉज अब आपका नेचर फ़र्क है, उसमें वो जीन्स रखेंगे जिनका एक्सप्रेशन उसको मस्कुलर कर रहा है। इसी तरह बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिजीज़ ऐसी जो होने के चांसेस हैं, हो सकता है उसमें वो जीन्स ही निकाल दिए गए हों। ओके। अब क्या हुआ कि 2 क्लासेस पैदा हो गई, एक कंपैरेटिवली सुपीरियर क्लास और एक कंपैरेटिवली जिनका कोई कसूर नहीं है। अब अगर फ़र्ज़ करें उनमें से किसी ने सेलेक्ट करना हो कि मैं कौन सा बंदा फ़ौज के लिए लूँ, तो क्या वो आपको लेगा? नहीं, वो उसको लेगा जो सुपीरियर है। अब ये मुआशरे में आहिस्ते से चीज़ें हर तरफ बढ़ जाएंगी, सिर्फ फौज तक नहीं रहेगी। जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है वो मुआशरे में आगे बढ़ेगा,
और वो लोग जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो क्या होगा, पीछे रह जाएगा। एक फिल्म आई थी आइलैंड, स्कारलेट जॉनसन जो बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, आप कभी वो फिल्म देखें तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि एक आइलैंड टाइप एक जगह बनाई हुई है जहाँ बहुत सारे, जो एक बड़ी सी लेबॉर्ट्री है उसके अंदर सारे लोग पैदा होते हैं और बड़े हो रहे हैं और उन सबको ये समझ रहे हैं कि यही हमारी दुनिया है और उन्हें कहते हैं कि आपने बाहर नहीं जाना, बाहर की दुनिया में ना एनवायरनमेंट इतना हार्श है कि आप जिंदा नहीं रह सकोगे। अच्छा, अब लेकिन ये होता है कि उसमें वो कहते हैं कि आपने कुछ अर्से बाद जो बहुत अच्छा काम किया हम उनको आइलैंड में भेज दें। वो बाद में पता चलता है एक लड़की और लड़के पे कि असल में ये जो आइलैंड है ये हम सब के सब क्लोन्स हैं। और वो जब वहाँ से भाग के बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं उस लड़की की शक्ल की एक और तस्वीरें लगी होती हैं शहर में और लड़के की शक्ल में, पता चलता है वो बहुत मशहूर एक्ट्रेस और एक्टर हैं। सही। ये उनके क्लोन बनाए गए थे और इसलिए बनाए गए थे कि उस एक्टर का जब कोई ऑर्गन खराब होगा तो इसमें से ऑर्गन लेके उसको दे देंगे। सही। और जब वो आइलैंड में भेजते हैं तो वो आइलैंड में नहीं भेज रहे होते, ऊपर ऑपरेशन थिएटर में भेजते हैं जहाँ उसके बॉडी के वो ऑर्गन लेके उसको रईस को भेज दिए जाते हैं, अमीर को। ठीक है। अब आप इस डिफरेंस को देखें तो इसके सोशल जो एस्पेक्ट हैं वो कहाँ तक जाएंगे, मुआशरा तकसीम दर तकसीम होता जाएगा। कंपनीज बन जाएंगी जो कहेंगे हम अच्छे लोग देते हैं, आपको रिश्ता लेना है तो आप इस तरह की लड़कियां और इस तरह के लड़के अवेलेबल हैं। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम जो हम इसमें। अच्छा नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी सारी है लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं।